वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर स्टडीइंग वेल। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में हमने नया चैप्टर शुरू कर लिया है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आ गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है, हम वो सारी बेसिक की थिंग्स पर चर्चा करते हैं जो आपके उस चैप्टर को इफेक्ट करने वाली हैं। तो अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि इस चैप्टर का पूरा बेस आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज के टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे हमारी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के जो हम जिनको कह सकते हैं कि देश के प्रधान या राष्ट्र के प्रधान के रूप में। ठीक है, जब हमने शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। कार्यपालिका को अगर डिफाइन किया जाए तो कार्यपालिका बनती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद से। यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये तीनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? कार्यपालिका का। ठीक है, हमारी एग्जीक्यूटिव का। तो अब ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो कार्यपालिका है, इसका प्रधान हम कहें तो किसे मानेंगे? हम मानेंगे प्रेसिडेंट को। तो आज हम अपनी सारी चर्चा, अपना सारा डिस्कशन किस पर करेंगे? हम राष्ट्रपति पर करेंगे। भारत में राष्ट्रपति का पद कैसा है, क्या शक्तियां हैं, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संविधान में ये कहा गया है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज अ यूनिक पोजीशन। बहुत ही स्पेशल पोजीशन है। सारी शक्तियां प्रेसिडेंट में समाहित कर दी गई है, लेकिन फिर भी उसे शासन का सेरेमोनियल हेड यानी कि नॉमिनल हेड बना दिया गया है। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से कहने मात्र को उनको प्रधान बना दिया गया है। President is the head of the Union Executive. Article 52 creates the position of the President. अगर सीधे सीधे कहा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है, तो वो अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। The President of India is the head of state of the Republic of India. He is considered to be above party politics and is not a member of any political party. वो इस सारी पार्टी पॉलिटिक्स, ये जो हमारे देश में होती है ना, दलगत राजनीति, उन सबसे ऊपर है और वो किसी पार्टी का नहीं होता। एक बार जो प्रेसिडेंट बन जाए वो राष्ट्रपति होता है, वो महामहिम होते हैं, वो फिर किसी पार्टी के सदस्य नहीं रह जाते। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये पार्टीज के हिसाब से कई बार चयन होता है और मोस्टली उन्हीं पार्टी के सपोर्ट को प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जिनका बहुमत दल हो, जिनका बहुमत हो। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट बनने के बाद, महामहिम बनने के बाद, वो अपनी डिग्निटी का, अपनी गरिमा का पूरा ध्यान रखते हैं और वो किसी एक पार्टी के राष्ट्रपति नहीं रह जाते। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। एंड फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और वो कार्यपालिका के फॉर्मल यानी औपचारिक प्रधान होते हैं। अब ये बात आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखते होती है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। औपचारिक का मतलब होता है कि वो कार्यपालिका के कहने लिए प्रधान होते हैं। मुख्य जो काम करते हैं वो तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन औपचारिक प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और वो सिर्फ कार्यपालिका के नहीं बल्कि व्यवस्थापिका के भी और न्यायपालिका के भी औपचारिक प्रधान होते हैं। ही इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। वो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं, जो सर्वे सर्वा होते हैं वो भी होते हैं। He represents sovereignty of the country. वो इस देश की संप्रभुता को प्रदर्शित करते हैं। हमारी संप्रभुता किसमें है कि हमारा शासन हम खुद कर रहे हैं, और इसको प्रदर्शन करने का सबसे रिप्रेजेंटेशन का काम किसका है? हमारे देश के राष्ट्रपति का। He is elected by the elected representative of the people, और हम जिनको चुन के भेजते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यही सब चीजें हम अगले
कुछ मिनटों में, कुछ देर में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ ताकि पढ़ सके वो सब चीजें जो कहीं ना कहीं आपको बुक में कंफ्यूज कर देती है, लेकिन हम उनको बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने लाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ तथ्य हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार होगा। किस तरह से होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगी, कब होगा, वो सब डिसाइड करने का काम करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है और निर्वाचन आयोग के लिए ये बाध्यता है कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 15 मई को समाप्त हो रहा है तो उससे पहले पहले ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि ये हमारे देश के नए राष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बाध्यता है चुनाव आयोग की कि वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से समाप्ति से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा दे। लेकिन यदि राष्ट्रपति के कार्यकाल में अचानक रिक्ति हो जाती है, अचानक रिक्ति कैसे होती है, या तो समझ लीजिए जो हमारे महामहिम है राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग की वजह से उनको अपने पद से हटना पड़े, जैसा आज तक कभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उसके अलावा कहीं नहीं दी जा सकती। निर्वाचन मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनाव को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए जो एमपीज, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या जो हमारे एमएलएज, वो मिलके क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लेकिन अगर इनमें कहीं किसी सीट पर कोई नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई है या किसी वजह से कोई सीट खाली है, तो उसको लेकर किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। विवादों को चुनौती केवल चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही दी जा सकती है, उससे पहले नहीं दी जा सकती। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ध्यान में रखने होते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है। राष्ट्रपति के संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 62 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 62 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर, तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है, 51 में हम पढ़ चुके हैं कि 51 में हमारे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो दिए गए हैं, और 51 का में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप रिवाइंड करिए, क्योंकि 52 से शुरू करते हैं, 52 से 62 यानी कि 52 से 62 लगातार 11 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। किस तरह से संबंधित है? अनुच्छेद 52, सबसे पहले अनुच्छेद 52 में पद का सृजन किया गया है। राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है और ये कहा गया है कि भारत राष्ट्र के एक राष्ट्रपति होंगे जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के प्रधान होंगे। यट वो होते तो सेरेमोनियल हेड ही है, लेकिन वो हेड राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। तो पद जो है उसका सृजन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है। फिर अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यपालिका के मुखिया होंगे। कार्यपालिका के प्रधान, कार्यपालिका से संबंधित सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका से संबंधित सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन एक छोटी सी बात ये कही गई है कि इनका उपयोग जो करेंगे वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश से।
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोग से करेंगे, यानी वो अकेले इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। तो आप इनको लगातार एक एक करके समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है और ये कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होंगे भारत के, जो कि हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सबके प्रधान होंगे। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि वो कार्यपालिका के प्रधान होंगे और उससे संबंधित सभी शक्तियां जो होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन वो उनका उपयोग कैसे करेंगे? वो उनका उपयोग केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोग से ही कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया है? उसके बाद में कहा गया है अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। यानी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे। हमने कल इस बात में डिस्कस किया है कि एक होता है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? जहां पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो देश के प्रधान होते हैं वो चुने जाते हैं, तो वो गणतंत्र घोषित करने का कार्य अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है, अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। और क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया? यह आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसको अगर हम प्रॉपर कहें तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, यानी ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 55 में किया गया है। तो 52 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा और कार्यपालिका से संबंधित सभी शक्तियों का उपयोग वही करेगा, लेकिन इसका उपयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से, उनकी सलाह से ही करेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि उनका चुनाव होगा, यानी कि भारत एक गणतंत्र है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? निर्वाचन की प्रक्रिया होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है ना। इस चीज को समझना बहुत इजी हो जाता है अगर हम लाइन से याद करें तो। 52 पद के बारे में बताता है, 53 कार्यपालिका के बारे में बताता है, 54 जो है वो चुनना है उसके बारे में बताता है, और 55 जो है वो निर्वाचन के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 हमें बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। Tenure of the president is 5 years.
तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल कई बार 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकता है। तो पहले खत्म कैसे हो सकता है, कई बार मृत्यु हो जाए, कई बार या फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए, तो वो खैर अलग बातें हैं, महाभियोग बाद में बताए गए हैं। लेकिन कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और साथ ही साथ ये जो कार्यकाल है इसमें ये साफ कह दिया गया है कि निर्वाचन आयोग जो इसके लिए जिम्मेदार होगा वो ये देखेगा कि पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 56 में और अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन के बारे में। यानी क्या राष्ट्रपति फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी एकदम क्लियर हमारे संविधान में कहा गया है कि हाँ, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी फिर से चुनाव लड़ा जा सकता है, वही व्यक्ति फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर से चुनाव लड़ा जा सकता है, क्लियर कहा गया है। लेकिन ये संविधान में कहा गया है, परिपाटी क्या है हमारे यहाँ, परंपरा क्या बन गई है, परंपरा ये बन गई है कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है, अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लड़ते हैं, अधिक नहीं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब तीसरी बार कभी किसी ने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा नहीं है, और ये परंपरा भी अब स्थापित हो गई है। और कई जो संवैधानिक परंपराएं हैं वो बहुत स्वस्थ परंपराएं होती है, उनसे बहुत सारे पदों की डिग्निटी, उनकी गरिमा को बनाए रखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 कहता है कि कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल जो होगा राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, तो हाँ, कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से चुनाव लड़ा जा सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, उससे अधिक नहीं, और ये हमारे संविधान में परिपाटी बन गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 कहता है कार्य पद के लिए, अनुच्छेद 53 कार्यपालिका के लिए, निर्वाचन के लिए, कार्यकाल के लिए और पुनर्निर्वाचन के लिए। ठीक है ना। अब क्या होगा, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। 58 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 58 में दिया गया है पद के लिए योग्यताएं क्या होंगी, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होगी, ये अनुच्छेद 58 में दिया गया है। तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 58 में योग्यताओं के लिए, सबसे पहले तो वह व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होना चाहते हैं वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, दूसरा, उम्र 35 वर्ष या अधिक होगी, 35 वर्ष से कम नहीं होंगे। तीसरा, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होंगे। सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होंगे। चौथा, पागल या दिवालिया नहीं होंगे।
ठीक है। और यदि किसी पद पर हैं, यदि किसी पद पर हैं तो निर्वाचन से पहले त्यागपत्र देना होगा। निर्वाचन से पूर्व त्यागपत्र। ये अनुच्छेद 58 में कहा गया है, ये योग्यताएं बताई गई है राष्ट्रपति के पद के लिए। भारत का नागरिक होंगे, उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होगी, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा वह व्यक्ति, पागल या दिवालिया नहीं होगा, और यदि किसी पद पर हैं तो निर्वाचन से पूर्व उनको त्यागपत्र देना ही होगा। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई है। उसके बाद में योग्यता के बाद 29 में शर्तें 59 में शर्त बताई गई है। शर्तें यानी कि वो 2 बार से ज्यादा खड़े नहीं होंगे, ठीक है ना, या फिर जो निर्योग्यताएं हैं उनको 59 में शामिल किया गया है। 60 में शपथ, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग का कहा गया है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग क्या होता है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग कहा गया। अब महाभियोग क्या होता है? देखते हैं महाभियोग क्या होता है। देखिए महाभियोग को अगर हम जिसको कहते हैं संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? महा यानी सबसे बड़ा, और अभियोग यानी अपराध। तो यदि वह व्यक्ति राष्ट्रपति है, इसका मतलब वो भारत के उच्चतम पद पर है, तो यदि उन्होंने कोई असंवैधानिक कृत्य किया है तो इसका मतलब वो क्या है? वो सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो व्यक्ति ही राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर है, उसे इस तरह के काम करने का हक नहीं है। तो यदि राष्ट्रपति को, या फिर हम सीधे शब्दों में कहें तो महाभियोग क्या होती है? महाभियोग होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया कौन संचालित करता है? ये प्रक्रिया संचालित करता है भारत का संसद, भारत की संसद। भारत की संसद द्वारा ये प्रक्रिया संचालित की जाती है। भारत की संसद में राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना हो तो कैसे लगाया जाएगा? उसके लिए बाकायदा पूरी की पूरी जो थियरी है, पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो जो कुल सदस्य होंगे किसी भी सदन के, उन कुल सदस्यों के 1/4, 1/4 भाग के हस्ताक्षर होंगे उस पर, यानी कम से कम 1/4 जो सदस्य होंगे, यानी 1/4 25% सदस्य अगर उससे सहमत होंगे तब तो वो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद जो भी महाभियोग की प्रक्रिया है उसका 14 डेज पहले, 14 दिनों पहले जो राष्ट्रपति हैं उनको सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद में संसद द्वारा जांच होगी, और दोनों सदनों के दो
तिहाई बहुमत द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। तो सबसे पहले कुल सदस्यों के जो 1/4 भाग होगा, यानी कि 25% सदस्य उनके सिग्नेचर होंगे। 14 डेज से पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर ये इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, संसद द्वारा जांच होगी और दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत होगा, तब कहीं जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। लेकिन आज तक भारत में नहीं हुआ है किसी भी राष्ट्रपति पर। हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि हमारे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने बहुत गरिमापूर्ण अपने पद का पालन किया है। तो ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिन पर इस तरह से कोई महाभियोग लगाया जाए। ठीक है, तो पद 52 में, 53 में कार्यपालिका के प्रधान होंगे, 54 में उनको चुना जाएगा, 55 में उनका निर्वाचन किस तरह से होगा, 56 में उनका कार्यकाल क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, 57 में उनको री इलेक्ट कैसे किया जाएगा, 58 में उनके जो भी पद है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, 59 में कुछ शर्तें हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए होती हैं, 60 में उनकी ओथ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है, और 61 में महाभियोग इम्पीचमेंट के जो प्रोसीजर है उसका वर्णन किया गया है, और 62 में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये हमने अभी अभी शुरू में ही देखा है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो जिस तरह से कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए, और यदि अचानक रिक्तति हो जाए तो 6 माह के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करा ले। साथ में ये भी बताया गया है कि जब तक ये चुनाव ना हो तब तक जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वो उस पद को संभालेंगे, वहां पर कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति के संबंधित कुछ विशिष्ट जो 52 से लेकर 62 तक जो राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनका वर्णन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 आपको याद में रखने हैं। 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और 61 में प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 72 pardoning powers of president, 74 council of ministers to aid and advise president and 76 attorney general of India। तो ये और भी जो इम्पोर्टेंट सारे हैं उनकी बात हमने की है। अब देखते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने इस पद को बहुत गरिमामय बनाए रखा, उनके एक बार नाम देख लेते हैं शुरू से अब तक। शुरू से जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लेकर 1962 यानी 12 साल तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 1962 से लेकर 67 तक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। फिर 1967 से लेकर 1969 तक 2 साल के लिए जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति बने। 1969 से लेकर 74 तक वराहगिरी वेंकटगिरी जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 1974 से लेकर 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद ने इस पद को सुशोभित किया। 1977 से लेकर 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 82 से लेकर 87 तक ज्ञानी जैल सिंह हमारे देश के राष्ट्रपति थे। और जो राष्ट्रपति के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे उनके अधिकारों के बारे में, तो एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जिसका यूज एकमात्र करने वाले राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। 1987 से लेकर 92 तक रामस्वामी वेंकट रमन हमारे देश के राष्ट्रपति थे। 92 से लेकर 97 तक शंकर दयाल शर्मा ने इस पद को सुशोभित किया। 97 से लेकर 2002 तक KR नारायणन हमारे देश के राष्ट्रपति थे।
2002 से लेकर 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, एंड आई कैन बी द श्योर कि इस पद को सुशोभित करने वाले सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक थे वो। 2007 से लेकर 2012 तक प्रतिभा पाटिल, जो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, वो उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। 2012 से लेकर 2017 तक डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने इसे गरिमामय बनाया, और वर्तमान में 2017 से लेकर रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू द कंटेम्पररी प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक चल रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वही हैं जो कि हमारे देश में कार्यपालिका के होते हैं, लेकिन इन पावर्स का यूज कौन करता है? इन पावर्स का यूज प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो इस पावर का यूज कैसे करती है? ये साफ साफ अनुच्छेद 74, जो अनुच्छेद 74 है, उसमें क्लियर कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का चयन राष्ट्रपति की सलाह के लिए होगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करेगा। शैल वर्क ओनली विद द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव दैट इज मेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ राष्ट्रपति को बाध्यता दे दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर जो शक्तियां हमारे संविधान में है, यट उनका पूरा वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उनकी एक झलक, या जिसको हम कह सकते हैं इंट्रो, हम अभी ले लेते हैं। जो सबसे पहली पावर राष्ट्रपति की वो है लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां। व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां। दूसरी है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका शक्तियां। जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्तियां। अपॉइंटमेंट पावर यानी कि नियुक्ति संबंधी शक्तियां। नियुक्ति संबंधी शक्तियां। फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर यानी राजनयिक शक्तियां। मिलिट्री पावर यानी कि सैन्य शक्तियां। पार्डनिंग पावर यानी क्षमा योग्य शक्तियां या क्षमा करने की। इमरजेंसी पावर जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी कि आपातकालीन शक्तियां। तो ये है राष्ट्रपति को मिली हुई सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां। और अगर इन शक्तियों का हम वर्णन करें, देखें, तो ये पाएंगे कि हमारे राष्ट्रपति का पद जो है वो शायद दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम इन सभी शक्तियों पर विस्तार से बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।